रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में सोनिया अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। उसके पिता के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। वह जंगल से फूल तोड़कर लाती और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपनी माँ का पेट पालती थी। माँ, अब सुबह हो गई है। मैं जंगल से फूल तोड़ने जा रही हूँ। उन्हें बाजार में बेचना भी तो है। ठीक है बेटी, लेकिन अपना ध्यान रखना। सुना है आजकल जंगल में जहरीले सांप बहुत घूम रहे हैं। संभल कर जाना। आप चिंता मत करो माँ, मैंने घर का सारा काम और खाना बना दिया है। आप बस आराम करना। आप मेरे जाने के बाद ही काम में लग जाती हो, जिससे आपकी तबीयत और बिगड़ जाती है। मेरी चिंता छोड़ बेटी, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। अपने बारे में भी कुछ सोचा कर। तेरे पिताजी के जाने के बाद तूने अपनी पढ़ाई छोड़कर सिर्फ मेरी ही देखभाल की है। माँ, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, मैं अपने बारे में कुछ नहीं सोचूंगी। देखना, एक दिन हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे और मैं शहर के सबसे बड़े अस्पताल में आपका इलाज करवाऊंगी। भगवान करे तेरे सारे सपने पूरे हों बेटी। बस मेरी एक ही इच्छा है कि तेरी शादी किसी अच्छे और सुंदर लड़के से हो जाए। सोनिया अपनी टोकरी लेकर घर से निकल पड़ती है। रास्ते में उसे उसकी बचपन की सहेली मीना मिलती है, जिसकी शादी गांव के एक अमीर व्यापारी से हुई थी। अरे सोनिया, कहाँ जा रही है? अभी भी जंगल से फूल बेचकर ही तेरा घर चलता है क्या? और क्या करूं मीना, अच्छी नौकरी तो मिली नहीं। पिताजी के जाने के बाद पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई। शायद पढ़ लिख लेती तो आज कोई अच्छी नौकरी कर रही होती। अच्छा, मुझे देख, मैंने गांव के सबसे अमीर व्यापारी से शादी की है। मुझे तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। बचपन में तो पढ़ाई में मुझसे हमेशा आगे रहती थी, पर देख, आज जिंदगी की दौड़ में कौन आगे निकल गया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो मीना? मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी सबसे अच्छी सहेली माना है। तुम्हारी बातों से मुझे बहुत दुख हुआ। तुझे दुख हुआ तो मैं क्या करूं? अब क्या मैं तुझे अपनी सहेली बनाऊंगी? मेरे पास दोस्तों की कोई कमी नहीं है। खैर, मैं चली। आज बाजार में नई साड़ियां आई हैं, वही देखने जा रही हूँ। मीना की बातें सुनकर सोनिया का दिल टूट जाता है, पर वो हिम्मत नहीं हारती और जंगल की ओर बढ़ जाती है। आसपास के तो सारे फूल खत्म हो गए। लगता है जंगल में और अंदर जाना पड़ेगा। वहाँ शायद कुछ अनोखे और सुंदर फूल मिल जाए। लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है। चलते चलते सोनिया जंगल में बहुत अंदर आ जाती है। वहाँ उसे एक भी फूल नहीं मिलता। वो और भी घने जंगल की तरफ बढ़ने लगती है और ऐसी जगह पहुँच जाती है जहाँ से 3 अलग अलग रास्ते जा रहे थे। अरे, मैं ये कहाँ आ गई? ये तो 3 रास्तों का चौराहा है। अब मैं किस रास्ते पर जाऊं? मेरी तरफ आओ लड़की। अगर तुम मेरे रास्ते पर आओगी तो तुम्हें बहुत सारा सोना मिलेगा। तुम मेरी तरफ आओ। मेरे रास्ते पर तुम्हें बेशकीमती हीरे मिलेंगे और तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाओगी। ये मैं कहाँ फंस गई? ये रास्ते तो बातें कर रहे हैं। ये कैसी अजीब जगह है।
बेटी, इन दोनों की बातें मत सुनो, मेरे रास्ते पर आओ। आगे एक बूढ़ी औरत 2 दिन से प्यासी है, उसे थोड़ा पानी पिलाकर उसकी जान बचाने में मदद करो। अगर तुम उस रास्ते पर गई तो शायद मेरे रास्ते पर कभी नहीं आ पाओगी। मुझे चुनो। क्या तुम सुंदर नहीं बनना चाहती? हीरे नहीं चाहिए तुम्हें? मेरे रास्ते पर आओ लड़की। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन अगर मैं इन रास्तों पर गई तो वो प्यासी माँ मर जाएगी। नहीं, मैं किसी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। मैं इसी तीसरे रास्ते पर जाऊंगी। मैं पहले भी मेहनत करती थी, आगे भी कर लूंगी। सोनिया नेकी के रास्ते पर आगे बढ़ जाती है। काफी दूर चलने के बाद भी उसे कोई बूढ़ी औरत नहीं दिखती। रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। कहाँ है वो बूढ़ी महिला जिसे पानी पिलाना है? यहाँ कोई बूढ़ी महिला नहीं है बेटी। आगे उस बाग में जाओ, वहाँ एक संदूक रखा है। उस संदूक में सोने के सिक्के, गहने और कीमती पत्थर हैं। वो सब तुम्हारे हैं। क्या क्या कह रही हो? हाँ बेटी, क्योंकि तुमने लालच नहीं किया। तुमने एक इंसान की जान बचाने के लिए सच्चाई और नेकी का रास्ता चुना। यही तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। धन्यवाद, मैं तुम्हारा ये उपकार हमेशा याद रखूंगी। सोनिया उस खजाने से भरे संदूक को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौटती है। अरे बेटी, तू इतनी जल्दी वापस आ गई, और ये इतना बड़ा संदूक किसका है? माँ, देखो मैं क्या लाई हूँ। अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं अभी बाजार जाकर कुछ सोना बेच कर आती हूँ, फिर हम शहर चलेंगे तुम्हारा इलाज करवाने। सोनिया अपनी माँ को सारी कहानी बताती है। उसकी माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है। सोनिया कुछ गहने बेचकर अपनी माँ का शहर में इलाज करवाती है, जिससे वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। फिर वो अपने लिए एक बड़ा और आलीशान घर बनवाती है। अरे, ये किसका घर है? गांव में इतना बड़ा नया घर किसने बनवा लिया? मैं तो जानती भी नहीं। जाकर देखती हूँ कौन रहता है इस घर में। कोई है घर पर? अरे मीना, अंदर आओ। सोनिया, तू इस घर में क्या कर रही है? नई नौकरानी लगी है क्या? नहीं तो मैं क्यों नौकरी करूँगी? ये मेरा ही घर है। अंदर आओ, देखो हमारा नया घर। क्या कह रही है? ये घर तेरा है? ये कैसे हुआ? उस दिन तो तुझे फूल बेचते देखा था। फूल बेचकर इतने पैसे कहाँ से आ गए? सच सच बता, क्या किया है तूने? सोनिया बहुत ही सीधी सादी थी। उसने मीना की मीठी बातों में आकर उसे 3 रास्तों वाले चौराहे का सारा राज बता दिया। अच्छा, तो ये बात है। अब देखती हूँ तुझसे ज्यादा अमीर कौन बनता है। ठीक है, मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। मीना एक पल भी बर्बाद किए बिना उस जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। वह भी उसी 3 रास्तों वाले चौराहे पर पहुँच जाती है। मेरी तरफ आओ, तुम्हें सोना मिलेगा। मेरी तरफ आओ, एक बूढ़ी औरत प्यासी है। अरे, रखो अपनी बूढ़ी औरत को। मुझे तो हीरे चाहिए। मैं तो दूसरे रास्ते पर ही जाऊंगी। तभी तो मैं सोनिया से भी ज्यादा अमीर बनूंगी और सबसे सुंदर भी दिखूंगी। मीना घमंड और लालच में हीरे वाले रास्ते पर चल पड़ती है, लेकिन
आगे उसे कोई बाग या संदूक नहीं मिलता। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा चेहरा इतना काला और बदसूरत कैसे हो गया? यही तुम्हारे लालच और घमंड की सजा है। तुमने एक प्यासे इंसान की मदद करने के बजाय सुंदरता और हीरो को चुना। अब तुम हमेशा इसी बदसूरत चेहरे के साथ जियोगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ठीक है, क्योंकि तुमने अपनी गलती मान ली है, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर अगले 6 महीने तक तुम हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगी और कोई लालच नहीं करोगी, तो धीरे धीरे तुम्हारा चेहरा पहले जैसा हो जाएगा, वरना तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी इसी बदसूरत चेहरे के साथ गुजारनी होगी। मैं समझ गई। आज के बाद मैं किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगी और ना ही अपने मन में कोई लालच आने दूंगी। उस दिन मीना को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका चेहरा फिर से पहले जैसा सुंदर हो गया। रानी पद्मावती एक आलीशान कमरे में आती है और दीवार पर लगे एक आईने को निकालकर अपने हाथ में लेती है। सारे फसाद की जड़ ये मनहूस आईना ही है। तभी वहाँ रानी पद्मावती की बेटी राजकुमारी सुमन आती है। नहीं माँ नहीं। तभी रानी उस आईने को नीचे फेंक देती है और वो आईना जैसे ही टूटता है तो उसके सारे कांच के टुकड़े उड़ते हुए राजकुमारी सुमन के शरीर में आकर घुस जाते हैं और राजकुमारी सुमन का शरीर खून से लाल हो जाता है और राजकुमारी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब क्या राजकुमारी सुमन की मौत हो जाएगी? अब ये तो हमें नहीं पता। आखिर इस आईने का और राजकुमारी का क्या राज है, ये जानेंगे हम बाद में। पहले हम चलते हैं राजकुमारी सुमन के बीते हुए जीवन में कि आखिर राजकुमारी सुमन और उस आईने का क्या राज है। एक बड़े से राजमहल में राजा हर्षवर्धन अपनी रानी पद्मावती के साथ बैठा था। रानी पद्मावती इस समय गर्भवती थी। रानी साहिबा, जिस दिन हमारी संतान इस संसार में आएगी ना, तो हम पूरे राज्य के निवासियों को अपने महल में दावत पर बुलाएंगे। राजा साहब, हम अपनी संतान को इस संसार की सारी खुशियां देंगे। राजा हर्षवर्धन एक राज्य में अपने राजमहल में अपनी पत्नी रानी पद्मावती के साथ रहता था। कुछ दिन बाद रानी पद्मावती एक नन्ही सी राजकुमारी को जन्म देती है और वो नन्ही सी राजकुमारी होश में नहीं आती। वो पैदाइशी कोमा में थी। राजा साहब, हमारी राजकुमारी। रोइए मत रानी साहिबा, हम अपनी राजकुमारी को ठीक करने के लिए अपनी जी जान एक कर देंगे। तभी राजा अलग अलग वेदों को अपने राजमहल बुलाता है और उन्हें अपनी नन्ही राजकुमारी का इलाज करने के लिए कहता है, लेकिन किसी के भी पास राजकुमारी को ठीक करने का उपाय या दवा नहीं होती। एक शाम राजा के महल में एक बूढ़ा वैद्य आता है। हमारी बच्ची को होश में लाने के लिए
हम अपनी तमाम संपत्ति को लुटाने के लिए भी तैयार हैं। बस एक बार हमारी नन्ही राजकुमारी को होश आ जाए। महाराज, आपकी राजकुमारी पैदाइशी कोमा में है, इसलिए इनका इलाज कर पाना और ये पता लगा पाना कि राजकुमारी को क्या बीमारी है, ये मुश्किल है। राजा साहब, आप तो एक ही रास्ता है, राजकुमारी को अब किसी की दुआ ही ठीक कर पाएगी। अपनी राजकुमारी को ठीक करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तभी राजा हर्षवर्धन रामगढ़ के राज्य के गरीब वासियों को मुफ्त में अनाज, पैसा, धन ये सब देने लगा और उन सबको राजकुमारी के लिए प्रार्थना, दुआएं करने के लिए कहने लगा। बस इसी तरह 25 साल का लंबा अरसा बीत जाता है, पर अब तक राजकुमारी कोमा से बाहर नहीं आई थी। राजा और रानी हर रोज अपनी राजकुमारी के होश में आने के लिए प्रार्थनाएं करने लगे। राजकुमारी, जिसका नाम सुमन है, वो अब जवान हो चुकी थी। वो अब तक कोमा से बाहर नहीं आ पाई थी। एक शाम कितने साल बीत गए, पर हमारी राजकुमारी अब तक होश में नहीं आई। कितनी कोशिशें की हमने पर राजकुमारी को होश आ जाए, पर हमारी हर कोशिश नाकाम साबित हुई। राजा साहब, हमें उम्मीद नहीं हारनी है। हम इस मुश्किल समय से लड़ेंगे और अपनी बच्ची को इस परेशानी से बाहर निकालेंगे। दोनों रोज अपनी बेटी राजकुमारी सुमन के पास घंटों बैठकर अपने दुख को जाहिर करते रहते। कुछ दिन बाद राजा के महल में एक भिखारी आता है। राजा साहब, आपकी राजकुमारी सालों से बीमार है और आप उन्हें होश में लाने के लिए सालों से संघर्ष कर रहे हैं ना? हाँ, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? राजा साहब, मैं आपकी राजकुमारी को होश में ला सकता हूँ। ये सुनकर राजा और रानी दोनों दंग रह जाते हैं। सच में तुम हमारी बच्ची को होश में ला सकते हो? हाँ। अगर तुमने ऐसा कर दिखाया ना मुसाफिर, तो हम तुम्हें सोने की अशरफियों से माला माल कर देंगे। अरे, तुम्हें दुनिया भर की तमाम दौलत दे देंगे। तभी वो भिखारी अपने थैले से एक आईना निकालता है और वो आईना राजा को दे देता है। राजा साहब, ये एक जादुई आईना है, इसे राजकुमारी के चेहरे के सामने ले जाइए। जैसे ही राजकुमारी की छवि इस आईने के अंदर पड़ेगी, उसी समय राजकुमारी को होश आ जाएगा। पर याद रहे, ये आईना कभी टूटना नहीं चाहिए। तभी राजा रानी उस जादुई आईने को लेकर राजकुमारी सुमन के पास आते हैं और जैसे ही उस आईने को राजकुमारी के सामने रखते हैं, तो राजकुमारी का चेहरा उस आईने में दिखने लगता है। तभी राजकुमारी को सच में होश आ जाता है और राजकुमारी पहली बार अपनी आंखें खोलकर इस दुनिया को देखती है। मेरी बच्ची को होश आ गया। हाँ, हमारी राजकुमारी होश में आ गई। राजकुमारी ने पहली बार इस दुनिया को देखा था, इसीलिए वो अपने माता पिता को पहचान नहीं पाती, ना वो बोलना जानती थी। उसे इस दुनिया के बारे में, इंसानों के बारे में
या किसी भी चीज के बारे में कोई खबर नहीं थी। वो खामोश होकर राजा रानी और कमरे को देखने लगी। राजकुमारी बिटिया, हम आपके पिता हैं और ये है आपकी माँ। राजकुमारी सुमन हैरत भरी निगाहों से सब देखने लगी, पर उसे बोलना नहीं आ रहा था। अब धीरे धीरे राजा रानी राजकुमारी को हर चीज के बारे में बताने लगे। उसे दुनिया के बारे में बताने लगे, उसे बात करना, हर चीज सिखाने लगे। करीब 6 महीने में राजकुमारी इस दुनिया को समझ जाती है और बातें करना, चीजों को समझना, बातों को समझना सीख जाती है। राजकुमारी सुमन काफी सुंदर थी। एक शाम राजा रानी और राजकुमारी वो अपने महल में थे। पिताश्री, लोग बचपन से ही दुनिया देखते हैं और मैं आधी उम्र बीत जाने के बाद इस दुनिया को देख पा रही हूँ। हाँ बिटिया, आपको होश आ गया। बस यही पल हमारे जीवन के सबसे अनमोल पल हैं। तुम्हारे कमरे में जो आईना दीवार पर लगा हुआ है ना, वो एक जादुई आईना है। उसी की वजह से तुम होश में आई हो। उस आईने का हमेशा ख्याल रखना बिटिया। रानी साहिबा, हम 6 महीने से उस भिखारी आदमी की खोज में हैं। उसने हमें वो जादुई आईना दिया था, पर वो हमें अब तक कहीं नहीं मिला। ना जाने वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। वो व्यक्ति हमारी राजकुमारी के जीवन में फरिश्ता बनकर आया था। अब इस तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। राजकुमारी काफी जालिम थी। वो रामगढ़ के निवासियों पर बहुत जुल्म सितम करती थी। एक शाम राजकुमारी अपने कमरे में उस जादुई आईने के सामने खड़ी हुई थी। जादुई आईने, रामगढ़ के राज्य की सबसे सुंदर लड़की हम ही हैं, पर हम चाहते हैं कि हम और सुंदर दिखने लगें। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? राजकुमारी जी, इसके लिए आपको कुछ सुंदर लोगों की तस्वीरें मेरे अंदर दिखानी होंगी। फिर मैं उन लोगों की सुंदरता अपने जादू से अपने अंदर खींच के उन लोगों की सुंदरता आपके अंदर डाल दूंगा। ऐसा करने से हम सुंदर और जवान दोनों हो जाएंगे ना? हाँ हाँ राजकुमारी जी। ठीक है जादुई आईने, हम रोज सुंदर लोगों को तुम्हारे सामने पेश करेंगे और तुम उन लोगों की सुंदरता अपने अंदर खींचकर उनकी सुंदरता हमें देते जाना। अगले दिन राजकुमारी अपना वो जादुई आईना लेकर बग्घी में सवार होकर रामगढ़ के राज्य में आती है और अपने नौकर रघु से कहती है, रघु, इस राज्य में जितने भी सुंदर लोग हैं उन सभी को हमारे पास लेकर आओ। जो हुक्म रानी साहिबा। तभी रघु सभी राज्य के सुंदर लोगों को राजकुमारी के पास लेकर आता है। वहाँ काफी सारे लोग आ चुके थे। राजकुमारी जी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हम सभी को खुशी से एक सोने का सिक्का देने वाले हैं, जो तुम सब एक एक करके हमारे पास आकर ये सोने का सिक्का लेकर जाओ। ये सुनकर सभी बहुत खुश होने लगते हैं। राजकुमारी तो बड़ी ही अच्छी हैं, बिल्कुल राजा साहब की तरह दयालु हैं राजकुमारी जी। तभी एक एक करके लोग राजकुमारी सुमन के पास आते हैं, तो उनकी छवि राजकुमारी के पास रखे
उस जादुई आईने के अंदर पड़ती है, जिसके बाद वो जादुई आईना उन लोगों की सुंदरता अपने अंदर खींचने लगता है। अब लोगों को इस बात का पता नहीं चलता। सब समझते हैं कि राजकुमारी उन्हें खुशी से सोने के सिक्के उपहार में दे रही है, पर असल कहानी तो कुछ और ही थी। एक एक करके सारे लोग उस जादुई आईने के सामने आते गए और जादुई आईना सबकी सुंदरता अपने अंदर लेने लगा। थोड़े समय बाद राजकुमारी वो जादुई आईना लेकर अपने महल, अपने कमरे में आती है। जादुई आईने, अब हमें उन सारे सुंदर लोगों की सुंदरता दे दो जो तुमने अपने अंदर कैद करके रखी है। जादुई आईना राजकुमारी को उन सारे लोगों की सुंदरता देता जाता है, जिसके बाद इधर रामगढ़ वासी अपने घरों में थे। अचानक उनकी सुंदरता गायब होती जाती है। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई और मेरा शरीर इतना कमजोर कैसे होता जा रहा है? जादुई आईने के कारण रामगढ़ के वासियों का शरीर कमजोर होता जा रहा था और उनका चेहरा बदसूरत होता जा रहा था। तभी जादुई आईना सबकी सुंदरता राजकुमारी के अंदर डाल देता है, जिसके बाद राजकुमारी पहले से भी ज्यादा सुंदर और जवान हो जाती है। वाह वाह, हमारे जादुई आईने, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब हम अपना बचपन, जवानी, जिसे हम जी नहीं पाए, वो अब हम तुम्हारी वजह से जी पाएंगे। 2 दिन बाद जादुई आईने ने जितने लोगों की सुंदरता, जवानी खींची थी, अचानक उन सभी लोगों की कमजोरी के चलते मौत हो जाती है। अब इतने लोगों की अचानक एक साथ मौत देखकर पूरे राज्य के लोग परेशान हो जाते हैं। अरे ये हो क्या रहा है? हमारे रामगढ़ में एक साथ इतने सारे लोगों की मौत कैसे हो रही है? कहीं हमारे रामगढ़ में भयानक बीमारी तो नहीं आ गई? तभी सारे रामगढ़ के लोग राजा के महल में आते हैं। महाराज, हमारे रामगढ़ में एक भयानक बीमारी आ चुकी है, जो लोगों को कमजोर करने के बाद मौत के घाट उतारती जा रही है। अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है महाराज। क्या? हमारे रामगढ़ में कहां से आई ये बीमारी? इस बीमारी का कुछ तो इलाज होगा ना? कोई इलाज नहीं है इस बीमारी का राजा साहब। मेरे पति तड़प तड़प कर मर गए। रामगढ़ वासियों के ये आंसू देखकर राजा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि राजा हर्षवर्धन बड़ा ही दयालु राजा है। वो हमेशा अपनी गरीब प्रजा की हर परेशानी, हर मुसीबत में सहायता करता है। अब किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि ये मौतें राजकुमारी और उसकी जादुई आईने की वजह से हो रही है। अब ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। राजकुमारी रोज सुंदर लोगों को जादुई आईने के सामने लाकर खड़ा करने लगी और उनकी जवानी और सुंदरता अपने अंदर लेने लगी। अब हर रोज कई सारे लोग अपनी जान गंवाने लगे। एक शाम, राजा साहब, हमारे राज्य के लोगों के साथ ये क्या हो रहा है? ये कैसे अजीब बीमारी आ गई हमारे राज्य में कि उसके कारण लोगों की जान जा रही है। हम भी इसी चिंता में डूबे हुए हैं रानी साहिबा। अगर इस बीमारी को रोका नहीं गया तो ये हम सबको मौत के मुंह में पहुंचा देगी। आप एक राजा हैं और राजा का कर्तव्य होता है कि वो हर सूरत में अपने राज्य के निवासियों की रक्षा करता रहे।
अब आपको ही अपने राज्य के निवासियों को इस परेशानी से बाहर निकालना होगा। किसी को भी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। देखते ही देखते आधे रामगढ़ वासी मौत के मुंह में चले जाते हैं और बाकी बचे अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। एक रात रानी पद्मावती अपने कमरे से बाहर आती है। मैं राजकुमारी को जाकर ये संदेश दे देती हूँ कि वो अब महल से बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर बड़ी खतरनाक बीमारी फैली हुई है। रानी राजकुमारी के कमरे के बाहर आती है तो अंदर से राजकुमारी अपने जादुई आईने से बातें कर रही थी। जादुई आईने, कल हम फिर से तुम्हें बाहर ले जाएंगे और तुम्हारे सामने रामगढ़ के और सुंदर लोगों को पेश करेंगे। फिर तुम उनकी भी जवानी अपने अंदर खींच लेना और उनकी सुंदरता जवानी हमें देते जाना। राजकुमारी, तुम जितने लोगों की सुंदरता और जवानी अपने अंदर लेती जा रही हो, उन सभी लोगों की कमजोरी की वजह से मृत्यु होती जा रही है। अब बस कीजिए राजकुमारी जी, आपके कारण रामगढ़ के कई सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हमें रामगढ़ वासी और राज्य के निवासियों से कोई मतलब नहीं है। तुम बस उतना ही करो जितना हम तुम्हें कह रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर रानी पद्मावती के होश उड़ जाते हैं। रानी पद्मावती दरवाजे के पास ही खड़ी थी, तभी वो बाहर आती है। इसका मतलब राज्य में जिन लोगों की भी मौतें हो रही हैं, वो राजकुमारी और जादुई आईने की वजह से हो रही है। नहीं नहीं, मुझे ये राजकुमारी को रोकना ही होगा। तभी अगले दिन रानी राजकुमारी के कमरे में आती है। राजकुमारी इस समय कमरे में नहीं थी। तभी रानी उस जादुई आईने को अपने हाथ में लेती है। बरसों बाद हमारी राजकुमारी को होश आया था और ये क्या कर दिया मेरी बच्ची ने। मैं अपनी बेटी की वजह से रामगढ़ के गरीब निवासियों को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। मैं इस जादुई आईने को ही नष्ट कर दूंगी। ऐसा मत करना रानी साहिबा। अगर आपने मुझे तोड़ा तो मैं तो अपने साथ साथ राजकुमारी को भी लेकर मरूंगा। जादुई आईने, जितना हमें अपनी संतान से प्रेम है, उतना ही प्रेम हमें अपने राज्य के निवासियों से भी है। मैं उन बेकसूर राज्य के निवासियों को और मरने नहीं दूंगी, फिर चाहे मुझे अपनी राजकुमारी की बलि ही क्यों ना चढ़ानी पड़े। तभी वहां रानी पद्मावती की बेटी राजकुमारी सुमन आती है। नहीं मां, नहीं। तभी रानी उस आईने को नीचे फेंक देती है और वो आईना जैसे ही टूटता है तो उसके सारे कांच के टुकड़े उड़ते हुए राजकुमारी सुमन के शरीर में आकर घुस जाते हैं और राजकुमारी सुमन का शरीर खून से लाल हो जाता है और राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर राजा रानी खूब रोने लगते हैं, पर उन्हें खुशी भी होती है कि उन्होंने भले ही अपनी बेटी को खो दिया हो, पर उन्होंने अपने राज्य के निवासियों को बचा लिया। दोस्तों, यही निशानी होती है सच्चे राजा रानी की, जो खून के रिश्तों से भी बढ़कर अपने राज्य के निवासियों के बारे में सोचते हैं। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।